कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के राजौरी के थाना मंडी इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके की सी आवाज एंड उस वक्त सुनी गई जब एसओजी के जवान ऑपरेशनल ड्यूटी पर मामूर थे, ऑपरेशनल ड्यूटी पर जा रहे थे। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पर नाके लगाए गए हैं और नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की तहकीकात की जा रही है, छानबीन की जा रही है, आईडी कार्ड्स देखे जा रहे हैं। ये सब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजौरी की, जिसमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पर किस तरीके से इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नाके लगाए गए हैं ताकि किसी तरह के अप्रिय घटना ना हो। पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी के थाना मंडी से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर धमाके जैसी आवाज कहा जा रहा है सुनी गई है और जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। ये धमाके की आवाज उस वक्त सुनी गई जब एसओजी के जवानों का काफिला ऑपरेशनल ड्यूटी पर मामूर था और उसी दौरान धमाके की सी आवाज सुनी गई और अभी धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है, नौयत का पता लगाया जा रहा है। और वहीं पूरे इलाके में आपको बताएं कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पूरे इलाके को घेराबंदी में तब्दील कर दिया गया है, मुहासरे में तब्दील कर दिया गया है। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त सर्च ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस वक्त और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान नाके पर मौजूद हैं। हर आने जाने वाले के आई कार्ड्स को देखा जा रहा है, गहनता से जांच की जा रही है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं राजौरी से। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन उस वक्त बढ़ाया गया जब एसओजी के जवान अपने ऑपरेशनल ड्यूटी पर मामूर थे। उसी दौरान धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद से पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पर कई नाके बनाए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों को इस वक्त नाके में तब्दील कर दिया गया और वहां पर मौजूद है पैरामिलिट्री फोर्सेस, सुरक्षा के जवान, सिक्योरिटी एहलकार जो लगातार इस वक्त तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजौरी से देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजौरी के थाना मंडी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार हर आने जाने वाली गाड़ियों की छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। टॉर्च आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों के अंदर तलाशी ली जा रही है। और ये दरअसल कदम उस वक्त उठाया गया जब धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी और उस वक्त सुनाई दी जब एसओजी के जवान का ऑपरेशनल काफिला जो है ड्यूटी पर मामूर था। चलिए रुख कर लेते हैं डोडा का, जहां के डोडा के मलिनी इलाके में बीती रात भयानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 मंजिला इमारत जलकर खाकस्तर हो गई है। इमारत की निचली मंजिल रिहायशी यूनिट थी, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर दुकानें थीं। आग कैसे लगी इसकी वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन तीनों मंजिला इमारत जलकर खाक हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड अमला बड़ी देरी से पहुंचा, क्योंकि सख्त तरीन टेरेन है, लिहाजा फायर सर्विस का अमला देरी से पहुंचा। जब तक फायर सर्विस का अमला पहुंचा उस वक्त 3 मंजिला इमारत जलकर खाकस्तर हो गई थी। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद के लिए आज अहम दिन है। इनकी मुस्तकिल जमानत की अर्जी पर आज अदालत फैसला सुना सकती है। ख्याल है कि इस मामले के निपटारे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद के मामले को लेकर। ये पिछली समातों से अलग समात है। आपको बताएं कि ये जो अहम दिन आज है, इनकी मुस्तकिल जमानत की अर्जी पर आज अदालत फैसला सुना सकती है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, जिसकी डेट आगे बढ़ा दी गई, वो अबूरी जमानत की दरख्वास्त की थी इन्होंने, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में शामिल होना चाहते थे, वहाँ अपने इलाके के मुद्दे उठाना चाहते थे। बारामूला से ये एमपी चुने गए हैं और
आपको बताएं कि इस वक्त ट्रेल फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में मुक़य्यद हैं, बंद हैं, सजा काट रहे हैं। इन्होंने उबूरी जमानत उस वक्त मांगी थी जब भी पार्लियामेंट सेशन में शामिल होना चाहते थे। इस पर भी सुनवाई चल रही है। और जो आज का मामला है, ये आपको बताएं कि मुस्तकिल जमानत की अर्जी इन्होंने दाखिल की है और जिस पर आज अदालत फैसला सुनाएगी। तो आज का अहम दिन है, देखना होगा इंजीनियर अब्दुल रशीद को जमानत मिलती है या नहीं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इनका मंसूबा मैच जीतना है, इसीलिए वो एहतियात से खेल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 370 के खात्मे से क्या हासिल हुआ। महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट कश्मीर के लिए नहीं बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए किया था। महाराजा के कवानीन को किसने बदला? उन्होंने कहा कि गैर मकामी लोगों की आमद की वजह से जम्मू सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। स्मार्ट सिटी का तस्वुर नताइज देने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे ताकि शहरों पर दबाव कम हो। जम्मू और कश्मीर दोनों की सकाफत का तहफ़्फ़ुज़। उन्होंने कहा कि एनसी का एजेंडा है। अफसरान और मुलाजमीन को जम्मू, दिल्ली, श्रीनगर में रिहाइश फराहम करेंगे। चार्टर परवाज़ों पर 3 सालों के दौरान 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना हवाई जहाज़ है जो इस्तेमाल नहीं किया गया। मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। खबर नशर करने से पहले इसकी तस्दीक ज़रूर कर लें। साथ ही उन्होंने कहा कि CID वेरिफिकेशन में ताख़ीर पर तशवीश दुरुस्त है। एक शख्स को सजा दी जा रही है क्योंकि उसका रिश्तेदार किसी दहशतगर्दी या जुर्म में मुलव्विस था। इस अमल को लचकदार उन्होंने कहा कि बनाएंगे। उमर ने कहा कि हमारी पहचान हमारी ज़मीन की वजह से है। रोशनी एक्ट को दोबारा नाफिज करने की ज़रूरत है। अरकान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। कानून साजों की CDF 3 से बढ़ाकर 4 करोड़ होगी। कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं। अब एक भारत की बात की। LOP साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहां काम करें तो क्या ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए। वहां पे मुझसे पूछिए ना, आप कितना मुश्किल है। आपके बगल में सलाथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज का इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की। वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो बेच डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा। उन्हें तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है। वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है, चिंता है। मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है। आप नहीं हो, आप नहीं हैं। अरे ना, इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब। वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। और LOP सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुल्क का कोई भी शहरी जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने की वजह से आइन के मुकम्मल निफाज को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव जिहाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। आज मैंने सबको मुबारकबाद दी कि 90 MLAs ने भारत के संविधान के अनुसार पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में शपथ ली है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथियों को बहुत मिर्ची लगी, इससे परेशान हो गए। उन्हें पता ही नहीं था वो ले चुके हैं शपथ। दूसरा, मैंने इन्हें बताया कि एक लेजिस्लेटिव जिहाद
यहां पे जो छिड़ा है, इस लेजिस्लेचर को उन लैंड जहादियों की प्रोटेक्शन का सदन बनाया गया है जिन जहादियों ने यहां पे डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है। और जिस महाराजा साहब के कानून की ये बात कर रहे हैं, महाराजा बहादुर ने वो कानून तब भी लैंड जहादियों के खिलाफ लाया था, क्योंकि जम्मू की जमीन पर नजर थी उन लैंड जहादियों को। तो कहते हैं महाराजा का इंसल्ट आपने किया, आपने लैंड यहाँ पे बाहरी लोगों को दी, उन्होंने भारत एक है, भारत अखंड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत का आ सकता है। अगर कश्मीर का व्यक्ति महाराष्ट्र में जमीन ले सकता है तो महाराष्ट्र का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर लेगा? अगर कश्मीर का व्यक्ति हरियाणा में जमीन खरीद सकता है तो हरियाणा का जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खरीद सकता है? भारत अखंड है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट। स्टेट के पीछे आइडिया 2 नेशन थ्योरी की ये रखते हैं, जिना की थ्योरी रखते हैं, आइडिया पाकिस्तान ये रखते हैं। ये कभी हो नहीं सकता है। आप पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका है। क्या शिनाख्त है? कौन सी शिनाख्त तुम्हारी छीनी गई? 370 कोई शिनाख्त तुम्हारी नहीं, एक पहचान पूरे भारत की पहचान है। और इस नारे को आज पूर्ण रूप से इस सदन में भी हमने रखा कि पूरे भारत की एक पहचान है। कश्मीर से आए हुए कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि ये कहें कि हमारी शिनाख्त अलग है। क्या शिनाख्त है तुम्हारी? धर्म के आधार पे तुम अलग स्टेट ढूंढ रहे हो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भारत का पूरा संविधान लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे संविधान लागू नहीं होगा। ये नहीं होगा। 370 हट चुका है, संविधान पूर्ण आ चुका है, लेजिस्लेटिव जहाद ध्वस्त होगा और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुनील शर्मा के बयान पर कहा कि बीजेपी हर चीज में मजहब को लाती है और अगर कोई उनके मजहब के बारे में कुछ कहे तो उनको बुरा लगता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अपोजिशन लीडर बाहर के लोगों को जमीन देने के हक में हैं तो इन्हें पडर किश्तवाड़ ले जाए। ये हर चीज में जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आता। अब फिर इनको ये गुस्सा हो जाते हैं जब कोई दूसरा मेंबर उनके मजहब के बारे में बात करता है। बेहतर यही होगा कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि किसी के मजहब को ठेस पहुंचे। मजहब के जज्बात सबके होते हैं और आपने आज देखा बीजेपी के मेंबर बहुत नाराज हुए क्योंकि एक मेंबर ने शायद कोई गलत बात की जो उनको नहीं करना चाहिए था। मैं मान के चलता उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर जब एलओपी साहब की तरफ से बार बार ये जिहाद लफ्ज वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता, ये भी गलत है। अगर हम हरियाणा में लैंड ले सकते तो हरियाणा का यहाँ क्यों नहीं ले सकते? तो अपने घर में बसाए, उनको किसने रोका? किसने रोका उनको? ना बसाए, वहां पे ले जाए उनको पाडर और बसाए, मुझे कोई एतराज नहीं है, ले जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और रिएक्शंस हैं, आपको सुनाएंगे। जम्मू कश्मीर सदन में धारा 370 पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, महाराजा हरि सिंह धारा 370 को कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं लाए बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए था। सदन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 हटाए जाने के मुद्दे पर दिया बयान। बोले, धारा 370 को हटाकर क्या मिला? जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा दूसरे राज्यों के बराबर नहीं। विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विभागों में खाली पड़े पदों को लेकर दिया बयान। कहा कि सरकार इन पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध। एजेंसियों को रिक्त पदों के संबंध में भेजी गई सिफारिश। उमर अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि वजीर आला ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। दफा 370 की मनसूखी की वजह से जम्मू के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। शर्मा ने कहा कि महाराजा ने जम्मू के लोगों की जमीन और नौकरियां बचाने के लिए दफा 370 नाफिज किया था। देखिए, जिस स्पिरिट में उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि वो सही था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट कानून बनाया था। उस वक्त यही मंशा थी कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट थी और गरीब स्टेट भी थी, और पंजाब हरियाणा एफ्लुएंट थे बाहर के लोग, और उस वक्त ज़मीन को बचाने के लिए कि यहाँ की ज़मीनें, जैसे हिमाचल को प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 371, डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रोटेक्शन है कि वहाँ की ज़मीन जो एफ्लुएंट लोग हैं अगर वही खरीदेंगे तो वहाँ के लोकल लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे, एक ज़माना आएगा लैंडलेस हो जाएंगे। और इसलिए
ये कानून जो है उस वक्त बनाया गया था। बाद में वो 370 के रूप में दोबारा आया कि बाहर का कोई आदमी ज़मीन, नौकरी और वो नहीं कर सकता। आज जिस तरह से जम्मू प्रदेश की ही ज़मीन जो है 11 लोगों को 2100 कनाल ज़मीन अलाट हुई है और मुख्तलिफ लोगों को है, तो वो 200 कनाल 300 कनाल ज़मीन जो है वो लोगों को अलाट की जा रही है। तो यहाँ की ज़मीन लूटी जा रही है। यहाँ के रिसोर्सेज जो है पहाड़, नदियाँ, नाले और जो बजरी और रेत घोड़े वाले, खच्चर वाला वो बेचता था, अपनी रोजी भी कमाता था। लोगों को सस्ती बजरी रेत मिलता था। जो 4000 की ट्राली या टैंकर ट्रक आता था, आज 24,000 का है। लोगों को महंगाई का उसका नुकसान हो रहा है। यहाँ से रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं। ज़मीन जो है वो जहाँ से जा रही है, नौकरी भी सबके लिए खोल दी गई। और जो कानून हिमाचल में है वो भी यहाँ नहीं है। तो नेबरिंग स्टेट हिमाचल में अगर वो ज़रूरत है तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं? क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद की वजह से और बड़ी वजह से लोग तो जाते नहीं। तो जम्मू का ही नुकसान होगा। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई है, ड्रग माफिया हो गया है। यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं कि 370 के टूटने के बाद हमारी ज़मीन, नौकरी और नेचुरल रिसोर्सेज महफूज नहीं है। हमने ये मांग की है स्टेटहुड को वापस बहाल किया जाए और उसके साथ वो सेफ गार्ड्स जो बाकी स्टेटों में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, उस तरह की प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर को दी जाए। यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन और नौकरी को लुटा ना जाए। तो उस रूप में जम्मू को ज़्यादा नुकसान होगा। और महाराजा हरि सिंह ने ये कानून इसीलिए बनाया था कि यहाँ के लोगों की ज़मीन, नौकरी आज तक, इसीलिए आज तक छत के बिना कोई जम्मू कश्मीर में नहीं था। हर एक के पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी और उस पर वो खुशहाल था। बाकी कई स्टेटों से, गुजरात से खुशहाल था, लेकिन आज जो है वो नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। मेराज मलिक के बयान के बाद बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। असेंबली में मेराज मलिक और बलवंत सिंह मनकोटिया के दरमियान जबरदस्त लफ्जी जंग हुई। मनकोटिया ने मुल्क से माफी मांगने का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जज्बात की तौहीन की गई है। मनकोटिया ने कहा कि वो मेराज के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू बिरादरी की तौहीन की। मलिक ने कहा कि इन्होंने किसी बिरादरी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ ये कहा कि बीजेपी ने शराब के कारोबार की हौसला अफजाई की। बीजेपी ने एक बड़ा इल्जाम लगाया कि एनसी मेराज मलिक को तकसीम पैदा करने और फिरका वाराना फसादात शुरू करने की तरगीब दे रही है ताकि लोगों का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाया जा सके। एनसी लीडर तनवीर सादिक ने इस इल्जाम की तरदीद की। बीजेपी कोई मुस्लिम एमएलए तो है नहीं। मैंने इनकी बात रखी है, खुद वो हिंदू कहते हैं, मैंने इन हिंदुओं की बात की। हिंदू सबके लिए नहीं, ये वाले हिंदू और ये हिंदू नहीं। ये 2019 के बाद लिक्वर पॉलिसी इन्होंने लाई तो दुकानें इतनी बढ़ाई, गांव तक पहुंचाई, तो उसके बावजूद भी रेवेन्यू कहाँ गया? ब्लैक में स्मगलिंग हुई, पता कर लो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जब दुकानें इतनी हैं, बिक्री इतनी हो रही है तो पैसा कहाँ? उस पैसे का हिसाब मैंने कहा। एलजी के दौर में दुकानों को बेचा गया, 5% से कमीशन बढ़ाकर 20% पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के खजाने में खाली क्यों, कमी क्यों है? आप ये पढ़ लीजिए, आप इसको स्टडी कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम है और ये एलजी के दौरा हुआ है। देखिए, उसने सीधा और साफ शब्दों में बोला कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग त्योहार के दिन शराब पीते हैं। और ये इसको किसने अथॉरिटी दी कि हिंदू धर्म को सर्टिफिकेट देगा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? किसने इसको अथॉरिटी दे दी? इसका मतलब ये ज्यादा इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा छूट दिया और इस तरीके का एक धर्म की भावनाओं को आहत करेगा और उनका अलायंस पार्टनर है और यहाँ पे दंगे भड़काएगा पूरे देश के अंदर, और ये इसको कतई माफ नहीं किया जाएगा। और हमारे धर्म के खिलाफ जो बोलेगा उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। आपका क्या, आपने भी कुछ डिमांड रखी थी? हमने कहा उसके अंदर माफी मांगी, उसने नहीं मांगी माफी। फिर गवर्नर साहब के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, उनके खिलाफ बोल रहा है उसके अंदर। किस अथॉरिटी के साथ बोल रहा है वो? किसने उसको परमिशन दी? कौन सा कानून है कि असेंबली के अंदर आप गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ बात करो? किसने अथॉरिटी दे दी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ये उसको अलायंस पार्टनर बना के इस तरीके की बातें उनसे करवा रही है। तो आप एक्शन चाहते हैं? डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने डाटा भी कुछ दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, शराब की दुकानें खुल रही हैं। अलग बात है, वो तो हर आदमी का अधिकार है कि जिसमें उनको सो लगता है गलत हुआ, ठीक हुआ, बात कर सकता है, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो डाटा दे किसको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत हुआ तो हुआ है, ठीक हुआ तो हुआ, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि धर्म के खिलाफ अगर बोलेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं क्रिमिनल राइट्स करवाने? डेफिनेटली। तो ये क्या है, आप सीधा एक धर्म को इस तरीके से हिट कर रहे हैं और दूसरे धर्म का आदमी हिट कर रहा है, तो ये क्रिमिनल नहीं होगा? यहाँ पे ये पूरे देश में होगा इस तरीके का। उसके बॉस ने भी ऐसे किया था, देश में इस तरीके की साजिशें रची थी, और ये प्लांटेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का।
वो इनडायरेक्ट वे से करवाना चाहते हैं इससे, मतलब पोलराइज करवाना चाहते हैं, पोलराइज करवाना चाहते हैं। क्यों पोलराइज, क्या मतलब मकसद क्या है कि डिवीजन हो क्या? मकसद क्या है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो कुछ नहीं हो रहा है, तो अब लोगों का टेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का साजिश रची जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक्यूजिंग एनसी कि वो डाइवर्ट कर, अलायंस पार्टनर है उनका, अलायंस पार्टनर है। और एक्यूजिंग क्या, सीधी सीधी बात है कि वही करवा रहे हैं और कौन करवा रहा है। उनको पता है हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरीके से लोगों का टेंशन डाइवर्ट करेंगे। तो और कौन बोला, सरकार की तरफ से बोल रहा है ना वो, तो उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगता है। मंकोटिया साहब कुछ भी बोले तो उसका जवाब तो नहीं दूंगा ना मैं, वो कुछ भी बोले, लेकिन ये जानते हैं आप कम्युनल टेंशन कौन करना चाहते हैं। वो जिस मेंबर की बात करे वो हमारा मेंबर नहीं है, बट ही सपोर्टिंग यू, दैट इज अनदर स्टोरी। वो एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी से है। अगर उसने कोई बात कही है जो कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, हम उसको कंडेम करते हैं, हम कंडेम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्कूल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा मेंबर नहीं है। हमारे मेंबर में किसी ने बात की होती तो उस पर एक्शन हुआ होता। अगर उसने महराज मलिक या जिसने भी ऐसी कोई बात की है तो मुझे लगता है वो गलत है। नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। वो एमएलए हैं, वो जो कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम ऐसी चीजें कभी होने नहीं देंगे। यू सपोर्ट एक्शन अगेंस्ट हिम? अगर उसने कोई भी चीज किया, कहा हो या कहा ऐसी कोई चीज जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है तो वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और साबिक एमएलए फकीर मोहम्मद खान की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएगी। इनका जज्दे खाकी कंगन गांधरबल लाया गया है। ख्याल रहे कि फकीर मोहम्मद खान ने तुलसी बाग श्रीनगर में अपने क्वार्टर में मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली थी। इनकी नागहानी मौत पर तमाम पार्टियों के लीडरों ने गहरे दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने इनकी मौत को बड़ा नुकसान बताया। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि फकीर खान ने बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और वो बीजेपी के वफादार कारकुन थे। पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड गुज़िश्ता 3 माह से बर्फबारी के बाद बंद है। मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। अवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बर्फ हटाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। मकामी बाशिंदों का कहना है कि सड़क बंद होने से मरीजों को कश्मीर के अस्पतालों तक पहुंचने में 3 दिन लग जाते हैं। रमजान के महीने में ताज़ा सब्जियों और फलों की किल्लत भी देखने को मिल रही है। अवाम की तवक्को थी कि इस साल बीआरओ की जिम्मेदारी संभालने से मुगल रोड जल्द खुल जाएगी, लेकिन मार्च के इख्तिताम तक बर्फ हटाने का काम भी शुरू नहीं हुआ। लोगों ने हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। जो हमारा मुगल रोड है, जो हमारा एक किस्म का गेटवे ऑफ कश्मीर है, वो बहुत देर से बंद है। हमने बड़ी बार पहले भी हमने डी साहब को हमारे ऊपर तक हमने हाई अथॉरिटी तक ये बात पहुंचाई थी कि हमारा जो मुगल रोड है, ये हमारा जो पीर पंजाल रेंज है, ये इसका एक गेटवे है, तो ये बहुत देर से बंद है और हमने बड़ी बार बोला भी है, लेकिन अभी तक इसका खुलने का कोई प्रोग्राम नहीं बना है। बहुत सारे लोग हमारे इलाज करवाने के लिए श्रीनगर की ओर जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी। और इन दिनों में ईद का त्यौहार है और लोग बहुत सारे खरीदारी करने के लिए हमारा जो डेली का जो वेजिटेबल्स हैं वो भी कश्मीर से आया करती थी। और बड़े अफसोस की बात है, इसके बंद होने की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। बिजनेसमैन हैं, उनको भी बिजनेस के सिलसिले से जो है श्रीनगर जाना पड़ता है, वहाँ से फ्रेश जो है वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, और भी काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी रिश्तेदारी भी वहाँ पर काफ़ी लोगों की वहाँ पर है। तो अब हम यही अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। जैसे कुछ एम्प्लॉई लोग हैं उनको प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है, क्योंकि उनको जम्मू से वाया होकर जाना पड़ता है श्रीनगर, और उन्हीं के साथ जो हमारा पुंछ में यहाँ से कुछ सब्जी जो है वो श्रीनगर जाती हैं, श्रीनगर से पुंछ आती हैं, उसकी महंगाई भी जो है महंगाई। पुलवामा पुलिस की जानिब से नशा मुक्त भारत के उन्वान से एक मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा प्रोग्राम में ASP पुलवामा शफात अहमद मेहमान खुसूसी थे। तलबा और तालिबात की खासी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। काफ़ी सारी अवेयरनेस फैलाई गई, बहुत सारे टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड किया, बट जो मेन फोकस था वो यही था कि नशे को जो हमारी सोसाइटी में अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे स्टेप्स जो स्टूडेंट्स ने बताया कैसे इसको हम काइंड ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पुलवामा में फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रीजनल SP पुलवामा ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट का इनेकाद किया। पुलिस का कहना है कि खेलकूद के मुकाबले नौजवानों को मंशियात और समाजी बुराइयों से दूर रखने का एक मौसर जरिया है। मुख्तलिफ इलाकों की टीमों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। काफ़ी शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा की, उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू प्रोसेस रहे, क्योंकि यूथ भी इसके साथ थोड़ा एंगेज रहेगा, कि ड्रग्स फ्री, क्योंकि आजकल जो बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो वो यूथ स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएंगे।
इस टूर्नामेंट से हमें यही फ़ायदा है कि हमारा जो यूथ है ये बहुत मतलब आज आप देख सकते हैं इंटरनेट पर भी या ऐसे लोकली भी सारे ड्रग्स में मुलवस हो रहे हैं या गलत गलत कामों में मुलवस हो रहे हैं। ऐसे टूर्नामेंट से मतलब हमारा यूथ मोटिवेट होता है खेलने के लिए। मतलब ऐसे बहुत कम टूर्नामेंट्स होते हैं लेकिन अभी हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है यूथ के लिए। यूथ इन्वॉल्व हो रहा है स्पोर्ट्स में, ये बहुत अच्छी बात है। यूथ को एक एंगेज किया जाएगा एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में। स्पोर्ट्स इज एज सच कंसिडर्ड एज एन वेरी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ताकि आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमारी तरफ से हमारी सोसाइटी में आजकल कुछ ऐसे भी गलत काम या कुछ जैसे आप लोग जानते हो बहुत सारी बुराइयां हो रही है, उन सब चीज़ों से भी एकदम बंदा तो दूर ही रहता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर तमाम खबरें। नमस्कार, आदाब।